वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सबसे पहले तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद पॉलिंग एंड स्लेटर, इन साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, अब आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो जैसे वीबीटी में क्या कहा था, वीबीटी थ्योरी में हमने ये कहा था कि दो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं। और वीबीटी का कॉन्सेप्ट ये था कि एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्सिंग में जाते हैं, यानी कि ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप तो दो अलग अलग एटम्स को यूज़ करना सही रहेगा। यहाँ पर ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, या यूँ कह लो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो दिया था हाइब्रिडाइजेशन में, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, इधर थोड़ा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि मिक्सिंग ऑफ जो ऑर्बिटल्स होती है, तो ऑर्बिटल्स के नेचर में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग। ठीक है, कि एक तो s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब मिक्स होती है तो ऑर्बिटल के अंदर क्या चेंजेस आता है। तो जैसे कि हमें पता है कि s जो होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, और जो p ऑर्बिटल होती है वो होती है डम्बल शेप की, तो इसको हम कह दिए px। ठीक है, ये प्लस लोब और ये माइनस लोब। ठीक है, ये प्लस माइनस का जो नेचर है वो थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखना है कि दो लोब्स प्रेजेंट होती है p ऑर्बिटल में। तो एक तो प्लस लोब होती है और एक माइनस लोब होती है। जब दोनों सेम लोब आपस में जब इंटरमिक्स करती है तो अब p तो डम्बल शेप की होती है और s जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप की है। तो जब ये आपस में मिक्स होती है तब p ऑर्बिटल के अंदर s ऑर्बिटल के कैरेक्टर्स आने लगते हैं, यानी कि p ऑर्बिटल की जो प्लस लोब है वो थोड़ी सी स्फेरिकल हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो ये लोब कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल है? ये है sp ऑर्बिटल। ठीक है, ये कौन सी ऑर्बिटल है? ये है sp ऑर्बिटल। अब सपोज करो कि ये चेंजेस आ रहा है। अब अगर sp2 जो ऑर्बिटल है, यानी कि दो ऑर्बिटल्स p की मिक्स हो रही है s के साथ, तब ऑर्बिटल में क्या चेंजेस आ रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी, कि ये px हो गई, साथ में ये py है। ठीक है, तो जब ये s ऑर्बिटल इन दोनों p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगी, ठीक है, तब ये जो स्फेरिकल नेचर है वो दोनों ऑर्बिटल में बराबर बटेगा, और दोनों में बराबर बटेगा तो पहली बात तो ये है कि तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, तो जो ऑर्बिटल बनेगी, वो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि तीन लोब्स जनरेट होगी इन तीनों ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के बाद। तीन ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट होगी, और तीनों की तीनों जो होगी वो अपने आप में इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी कि ये और ये। ठीक है, तो ये तो सारी हो गई पॉजिटिव लोब जो आपस में 120 डिग्री पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये 120 डिग्री पर प्रेजेंट है। और जो नेगेटिव लोब्स हैं
वो एग्जैक्टली इनके ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये नेगेटिव लोब्स हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, अब ये कौन सा शेप हो गया, एक तरीके से ट्रायगोनल प्लेनर टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी sp2 ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल। इस तरीके से ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। अब जो लास्ट है वो है sp3। ठीक है, जब 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रही होंगी, px, py और pz, तब ऑर्बिटल्स में क्या चेंजेस आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, वापस वही कहानी होगी कि जो स्पेरिकल नेचर है वो अब की बार कितनी ऑर्बिटल्स में मिक्स हो रहा होगा, वो अब की बार 3 ऑर्बिटल्स में मिक्स होगा। ठीक है, तो अब की बार जो मिक्सिंग होगी वो स्पेरिकल नेचर की 3 ऑर्बिटल्स में होगी, यानी कि अब की बार जो p ऑर्बिटल है उसमें जो स्पेरिकल नेचर आएगा वो बहुत ही कम आएगा एक लोब के अंदर, क्योंकि जो स्पेरिकल नेचर है अब 3 ऑर्बिटल में बटेगा। तो ठीक है, तो अब जो स्पेरिकल नेचर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और इनके वही एंटी बॉन्डिंग जो होगी इनकी जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट साइड होगी। ठीक है, लोब के एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे ही नेगेटिव वाली लोब प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री और 28 मिनट्स होगा। सारी की सारी जो लोब्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होगी टेट्राहेड्रली टाइप से। ठीक है, टेट्राहेड्रली टाइप कैसी होती है वो अभी हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, हर एक डिफरेंट, तब मैं उसमें आपको डिटेली बता दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो टेट्राहेड्रल शेप होती है वो किस तरीके की होती है। ठीक है, हम अलग अलग टाइप की शेप्स पढ़ेंगे। तो अब तक तो ये मैंने बताया कि ऑर्बिटल की मिक्सिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा समझते हैं किस तरीके से दिया गया था। तो हम वीबीटी के जो ड्रॉबैक थे, ठीक है, उसी से समझते हैं, क्योंकि इससे हमारे ड्रॉबैक्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं अपन CH4 का। ठीक है, उसके बाद H2O और NH3 के साथ भी एक बार समझ लेंगे कि क्या इनका ड्रॉबैक कैसे क्लियर किया। तो हमें पता है कि जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है 1s2, अभी लिखी थी हमने, सॉरी 2s2 और 2p2, यानी कि ये तो है px, ये है py और ये है pz। ठीक है, तो ये तो हो गई हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर होता क्या है कि एक्साइटेशन होता है ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन। जो 2s के इलेक्ट्रॉन है वो 2p में एक्साइट करते हैं। ये कौन सी ऑर्बिटल है, 2p। ठीक है, 2p में एक्साइट करते हैं और ये एक्साइटेशन हो गया, ये हो गई 2s की ऑर्बिटल और ये हो गई 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन कैसे होता है, जैसे ही हाइड्रोजन्स कार्बन के नज़दीक आते हैं तो कार्बन में एनर्जी जनरेट होती है, सॉरी, जैसे ही कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स आते हैं तो रिपल्शन जनरेट होता है। वो रिपल्शन जनरेट होता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है। तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी ट्रांसफ़र होकर उस एनर्जी की वजह से जो 2s के इलेक्ट्रॉन है वो 2p में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है। अब जाहिर सी बात है कि चारों इलेक्ट्रॉन इसी में आते हैं। ठीक है, इन्हीं में आते हैं 2p और 2s के ऑर्बिटल्स में। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि ये जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कंबाइन होती है, यानी कि मिक्सिंग में जाती है और नई टाइप की ऑर्बिटल्स जनरेट करती है, जिसको हम कहते हैं sp3। ठीक है, ये सारी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग में जाती है और कौन सी ऑर्बिटल बनाती हैं,
sp3 और इस sp3 ऑर्बिटल्स में हाइड्रोजन्स आकर बॉन्ड बनाते हैं या फिर हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स आके ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग की वजह से हो क्या रहा है कि जैसे ही पहले तो क्या था कि s ऑर्बिटल जो थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, स्पेरिकल। इसको मैं x एक्सिस ले लेता हूँ, इसको y एक्सिस ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ z एक्सिस। तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई z एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। ठीक है, तो ये तो हो गई s ऑर्बिटल, ये हो गई पी एक्स। ठीक है, ये हो गई पी वाई। ठीक है, और ये हो गई पी जेड। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्बिटल्स हो गई, तो ये ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। ये तो हो गई पी एक्स, ये हो गई पी वाई और ये हो गई पी जेड। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है ऑर्बिटल की। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या हो रहा होगा कि ये सारी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर रही होंगी और ये sp3 ऑर्बिटल्स बना रही होंगी। ठीक है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से ये कहानी हो रही होती है। तो अब जो पहले इनके बीच में जो एंगल थे, ठीक है, जो आपस में p ऑर्बिटल 90 डिग्री थी और जो s ऑर्बिटल है वो स्पेयर लाइक सेंटर में स्पेयर की तरह एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल हो गई और ये 109 डिग्री और 28 मिनट समथिंग। जैसे अगर टेट्राहेड्रल शेप हो गया तो यहाँ पर 109 डिग्री और 28 मिनट डिग्री पर इन सारी ऑर्बिटल्स की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पर आ गई, जो हमारा VSEPR थ्योरी कहती थी कि जो बॉन्ड्स है वो एक दूसरे से इतने रिपल्शन मतलब इतनी डिस्टेंस पर होंगे जिनसे मिनिमम रिपल्शन हो रहा हो। ठीक है, तो ये कुछ उस तरीके से कहानी आगे कंटिन्यू हुई ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के बाद। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स की इस मिक्सिंग के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आकर इन ऑर्बिटल्स पर हाइड्रोजन आता है और ओवरलैप करता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आया और ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आया और ओवरलैप कर रहा है। तो ये तो हो गई बात CH4 की। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बोलो भाई, NH3 से समझें या H2O से समझें? तो NH3 को समझते हैं पहले। तो NH3 को समझने की कोशिश करते हैं अब। ठीक है, NH3 में जैसा कि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होती है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 और 2p3। तो वही कहानी वापस 2s2 और 2p3 हो गई। ठीक है, अब ये तो है 2s, ये है 2p। ठीक है, ये हो गई नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल का व्यू। अब कहानी ये है कि जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन हुई, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। ठीक है, मिक्सिंग होने के बाद
ये 2s 2p और 2p3, ठीक है, ये आपस में मिक्सिंग हो गई और ये क्या होगी sp3, ठीक है। अब ये sp3 में जो है इसमें हाइड्रोजन आएगा, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन और ये आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। और ये तो लोन पेयर जो है वो s का है ही सी। तो अब यहाँ पर कहानी क्या होगी, ऑर्बिटल्स का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऑर्बिटल्स के हिसाब से यहाँ पर कहानी क्या होगी, सेम वही कहानी होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हो गई अपनी जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गई स्पेयर, ये हो गई पी एक्स, ये हो गई पी वाई और ये हो गई पी जेड, ठीक है। तो s ऑर्बिटल और वापस से सेम वही ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही होगी सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सी है ऑर्बिटल है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया तो ये यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया और 3 हाइड्रोजन ने अप्रोच कर लिया। चौथे जो sp3 ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर रह गए, ठीक है। तो ये हो गए लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर हो गई अमोनिया की। कुछ हम अमोनिया को इस तरीके से ही बनाते हैं, ठीक है। कुछ अमोनिया को हम इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हाइब्रिडाइजेशन की कहानी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की कहानी कुछ इस तरीके से होती है। अब H2O की कहानी जो है वो आप खुद ट्राई कर रहा हो, सेम वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होती है। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर होती क्या है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन करती क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जनरेट करती है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूल में डायरेक्शनल नेचर बढ़ाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात है जो हमें पढ़नी है वो क्या है, वो क्या है नेक्स्ट बात जो हमें पढ़नी है वो है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ हम बातें करते हैं कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन करती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जनरेट हो रही होगी या जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन जनरेट कर रही होगी तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अभी इसीलिए हम जैसे एग्जांपल लो इथेन, ठीक है, उसके बाद इथीन, ठीक है, और उसके बाद एथाइन, ठीक है, एथाइन। तो यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है, वो होती है sp3 और sp3। क्यों? क्योंकि जो CH3 बॉन्ड है ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन के साथ अटैच्ड बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। सेम उसी तरीके से इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है। अब तक आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पर, ठीक है। यानी कि आपको सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। लेकिन इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है
जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बिना स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो फॉर्मूला है ठीक है हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है हाफ, ठीक है, हाफ प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट। ये तो हो गई न्यूट्रल एटम के लिए कहानी, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, कि जब अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तब फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इनटू वैलेंस ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, जो सेंटर में एटम है वो, और उसके बाद जो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब सेंट्रल एटम को हम किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है वो एक्सपीरियंस से ही गेन पता चलता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जैसे आप आगे आगे जितनी केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो कौन सा सेंट्रल एटम होता है वो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन इन जनरल केसेस, जो जनरल बातें हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम को प्रेडिक्ट करने की, तो ये सबसे लेस इन नंबर होगा सबसे पहली बात तो, ठीक है, जो सेंट्रल एटम होगा वो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होगा पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद इसकी जो AN होगी वो जनरली कम होगी बाकी एटम्स के कंपैरिजन में, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं सेंट्रल एटम को पहचानने के, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है मोनोवैलेंट एटम क्या कौन से होते हैं। तो मोनोवैलेंट एटम वो एटम है जो जनरली एक बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ। तो एक बॉन्ड कौन बनाता है, एक तो हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, और जो दूसरे हैं वो हैं हैलोजन्स। हैलोजन भी जनरली एक ही बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन हम पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल लें तो एक है NH3, ठीक है। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे हाफ, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है। अब क्या मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, क्या मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 3, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 5 + 3 8, और 8 डिवाइड बाय 2 4, ठीक है। तो 4 जो होती है 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है यानी कि sp3 होगी, ठीक है। 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रही है तो sp3 होगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे न्यूट्रल एटम अगर कुछ हो तो NH3 हो गया, CH4 लेकर देख लो, वो भी एक न्यूट्रल एटम है। या एक और एग्जांपल देखते हैं हम BCl3, ठीक है। BCl3 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती होगी, तो हमें पता है कि हाफ बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है, प्लस क्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, हाँ, तो यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। 3 + 3 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और 3 ऑर्बिटल्स है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, हाँ होती है। एक एग्जांपल और देख लो, BeCl2, तो यहाँ पर हाफ वही बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और मोनोवैलेंट एटम 2, ठीक है, 2 + 2 4 और ये 2, तो ये आ गई sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। तो ये एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला था हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद है
तो हम हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब अगर सपोज़ कि जब आयनिक अगर आ गए मॉलिक्यूल्स, तब क्या ये फार्मूला अप्लाई होगा क्या? हाँ होगा, लेकिन विथ सम चेंजेस, फार्मूला में कुछ चेंज होगा। अब वो चेंज क्या होगा? फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ ऐड होगा। अगर कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव आयन बन रहा है, तो यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, तो यानी कि हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने पड़ेंगे फॉर्मूला में। तो माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर अगर उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, इसी में ऐड कर देते हैं। अगर मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हमें फार्मूला में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फार्मूला होगा उसमें प्लस चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज का? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हम पहले तो NH4+ का एग्जांपल देखते हैं। ये कौन सा है? पॉजिटिव आयन, यानी कि कैटायन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, कितने एटम्स प्रेजेंट है? ऐसे 4। और जो पॉजिटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम माइनस करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। तो माइनस करने पड़ेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी हाफ 9 + 8 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो अब ज़रा नेगेटिव आयन का एग्जांपल देखते हैं। तो NO2-, ठीक है। यहाँ पर सेम वही कहानी, हाफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन क्या मोनोवैलेंट एटम है? ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा। अब नेगेटिव चार्ज 1 प्रेजेंट है, अब वो ऐड होगा कि माइनस नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक्सेप्ट किया है, तो यानी कि ऐड होगा। तो 5 + 1 / 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2, ठीक है। तो ये तो हो गई हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, ठीक है। तो हमने जनरली sp, sp2 और sp3 तीनों टाइप की हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। अब क्या हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ s और p ऑर्बिटल से रिलेटेड ही होती है? d ऑर्बिटल का में कोई रोल नहीं है, तो d ऑर्बिटल का भी रोल होता है। अब थोड़ा एक्सपांड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो ये तो हुई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात। अब थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में चलते हैं, जैसे कि SF6 हो गया, ठीक है। SF6 हो गया, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती होगी? या फिर IF7 हो गया, या फिर IF7 हो गया, या फिर PCl5। इन मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती होगी? तो पहले फार्मूला से करके देखते हैं कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती होगी। तो सबसे पहले चलते हैं PCl5 की, ठीक है। PCl5 में अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के 5 होते हैं। क्लोरीन
क्या मोनोवेलेंट एटम है? हाँ है। कितने प्रेजेंट है? 5 प्रेजेंट है। और न्यूट्रल एटम है, तो यानी कि फॉर्मूला बस इतना ही लगेगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे वो आएंगे 5। ठीक है। अब 5 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। तो 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही है और यहाँ पर तो 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है। तो यानी कि यहाँ पर एक d ऑर्बिटल भी मिक्स हुई है। ठीक है। यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। अब d ऑर्बिटल की क्या कहानी है वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इनकी सबकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं फॉर्मूला बेस पर। ठीक है। sf6 को देखते हैं ज़रा। sf6 को अगर हम अप्लाई करें तो हाफ सल्फ़र की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम सल्फ़र है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो सल्फ़र के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम है और 6 प्रेजेंट है, तो 6 + 6 12 डिवाइडेड बाई 2 6 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो यानी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 4, यानी कि अब जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं वो हुए हैं 2, यानी कि sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है IF7। तो यही सेम फॉर्मूला, हाफ सेंट्रल एटम आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। फ्लोरीन कितने प्रेजेंट है? 7 हो गया। न्यूट्रल एटम है, उसके बाद 14 डिवाइडेड बाई 2 7। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। अब जो ऑर्बिटल होगी वो होगी d। कितनी d ऑर्बिटल? 3 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d3। ठीक है। तो यानी कि 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपने देखी, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही है इस हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है। तो अब हमें ये 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी डिटेल में पढ़नी है कि ये डिटेल में आखिर इनकी है क्या क्या। तो सबसे पहले कहानी तो ये है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो जनरेट होते हैं वो एक तो एक्साइटेशन को लेकर कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्साइटेशन है वो किस कंडीशन में पॉसिबल है। जैसे कि एक एग्जांपल लूँ कि आपने pH3 ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है। PCl3 भी ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन pH5 को ऑब्ज़र्व नहीं किया और PCl5 को ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है। pH3 भी हमने देखा है बनता हुआ, PCl3 भी हमने बनता हुआ देखा है, PCl5 भी बनता हुआ देखा है, लेकिन pH3 को हमने कभी बनता हुआ नहीं देखा। तो इसकी क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन तो ये जनरेट होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले तो एक्साइटेशन को पढ़ते हैं कि d ऑर्बिटल में एक्साइटेशन किस टाइप से होती है। ठीक है। इसको हम जो हाइब्रिडाइजेशन है d इन्वॉल्विंग उसको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। देखते हैं कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स की कहानी क्या है। तो सबसे पहले तो छोटे मॉलिक्यूल से ही देखते हैं कि सबसे पहले जो एक्साइटेशन हमने पढ़ी वो कार्बन में पढ़ी थी। ठीक है। कार्बन में जो एक्साइटेशन हो रही है वो एक्साइटेशन हो रही है S से P के अंदर। कैसे कि 2S और 2P2 थी, ये हो गई 2S और ये 2P2। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्साइटेशन हो रही है वो 2S से 2P में हो रही है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ। तो अब इस एक्साइटेशन में पहली बात तो हमने ऑब्ज़र्व ये करी कि सेकंड शेल से सेकंड शेल में ही
एक्साइटेशन हो रही है। लेकिन हमें ये भी पता है कि s और p ऑर्बिटल में कोई ख़ास ज़्यादा गैप नहीं होता, ठीक है, दोनों आसपास ही रहती हैं, तो एक्साइटेशन आसानी से पॉसिबल है। लेकिन उसी के साथ जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉस्फोरस को लेकर देखते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3s2 3p3, ठीक है, ये एक्साइटेशन होती है। तो यानी कि ये हो गई 3s2 और ये हो गई 3p3। तो अब यहाँ पर एक्साइटेशन किस तरीके से पॉसिबल है, हमें ये पता है कि फॉस्फोरस के पास जो थर्ड शेल में एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, तो उसके पास 3d ऑर्बिटल पूरी की पूरी खाली पड़ी है। 3d ऑर्बिटल खाली की खाली पड़ी है, इसीलिए हमने PCl3 को देखा है और इसीलिए हम PCl5 भी देखते हैं, क्योंकि जब PCl3 बन रहा होता है तब ये जो तीनों क्लोरीन के एटम्स आ रहे हैं वो सिर्फ इसी 3 ऑर्बिटल में लाई कर जाते हैं। लेकिन जब 5 क्लोरीन के एटम्स आ रहे हैं तब ये क्लोरीन के एटम्स क्या करते हैं, ये जो 3s के इलेक्ट्रॉन है इसको 3d में एक्साइट करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो इस एक्साइटेशन की वजह से, ठीक है, इस एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स खाली हो गए, 5 ऑर्बिटल्स खाली हो गए, और इन 5 ऑर्बिटल्स में क्लोरीन के एटम्स आकर लाई करते हैं, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हमें PCl5 ऑब्ज़र्व होता है। तो अब कंडीशन ये जनरेट होती है कि भाई ठीक है, थर्ड शेल के अंदर ही 3d भी प्रेजेंट है, यानी कि एक ही शेल में प्रेजेंट है, तो एक्साइटेशन हो जाता है। लेकिन सेम कंडीशन तो pH3 के साथ भी है कि जब pH3 एग्जिस्ट करता है तो pH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ठीक है, pH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। तो अब कंडीशन जनरेट ये होती है कि यानी कि एक्साइटेशन तो जब क्लोरीन एटम आ रहा है तब तो एक्साइटेशन हो रही है, और जब हाइड्रोजन एटम आ रहा है तब S से D में एक्साइटेशन नहीं हो रही। तो अब एक्साइटेशन होने का रीज़न क्या है कि आखिर किस कंडीशन में एक्साइटेशन पॉसिबल है एक ही शेल के अंदर और किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो अब इस चीज़ को देखते हैं ज़रा। कंडीशन ये है कि pH5 और PCl5 में डिफरेंस ये है कि क्लोरीन जो है वो हाई En का एटम है और हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा लो En का एटम है। तो यानी कि जब फॉस्फोरस के पास हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं जब हाइड्रोजन एटम अप्रोच कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे और जो PCl5 में जो क्लोरीन के एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बन रहा है और जब क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बन रहा है तब क्या क्या हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जब फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं तब फॉस्फोरस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। तो अब फॉस्फोरस के तो कौन से ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व करते हैं
p ऑर्बिटल जनरली इन्वॉल्व करते हैं। जनरल केस में तो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करते हैं जो कि डबल शेप में होते हैं। अब यहाँ पर फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स का गैप है s ऑर्बिटल में और d ऑर्बिटल में वो ज़्यादा का ज़्यादा ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन अप्रोच करता है, तब फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो साइड एटम्स होते हैं क्लोरीन पर, उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब साइड के एटम्स आते हैं, क्लोरीन अप्रोच करते हैं, तो ये थी 3s 3p और 3d। ये कंडीशन। तो जब क्लोरीन के एटम्स अप्रोच करते हैं उनकी En पावर बहुत ज़्यादा होती है, और जब उनकी En पावर ज़्यादा होती है तब वो इन एटम्स के साथ भी इंटरेक्शन शो कर देते हैं, और उनकी हाई एनर्जी की वजह से ये 3s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 3s के इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं? क्योंकि क्लोरीन की जो है En ज़्यादा होती है, ज़्यादा En के एटम्स होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस के एटम्स के साथ इंटरेक्शन शो कर पाते हैं। तो वो 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी इंटरेक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से 3s के जो ऑर्बिटल है वो भी पेयरिंग में जाते हैं एक्साइट कर। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं pH5 में, वो हाइड्रोजन के एटम जो है वो इतने ज़्यादा En के एटम्स नहीं होते। वो जो है फॉस्फोरस के 3s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन शो नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि सिंपल सा वो 3s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवा पाते। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात इतनी है कि हाई En के एटम्स ही जनरली 3s से 3d में, यानी कि s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में एक्साइटेशन करवा पाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बार हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। एक्साइटेशन जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल SF6 को लेकर समझते हैं। ठीक है, SF6 में जो सल्फ़र है वो सेंट्रल एटम है। सल्फ़र की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 3s2 और 3p4 ये होती है। ठीक है, तो अब बनाते हैं। ये तो हो गई 3s, ये हो गई 3p4। ठीक है, ये 3s2। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें ये पता है कि सल्फ़र के पास फॉस्फोरस की तरह 3d जो शेल है वो खाली है। ये हो गई 3d। ठीक है, 3d में 5 ऑर्बिटल्स खाली हैं सल्फ़र के पास। अब अगर जब फ्लोरीन के एटम आएंगे, ठीक है, फ्लोरीन के एटम आएंगे तो जाहिर सी बात है पहले एक्साइटेशन होगी, क्योंकि और यहाँ पे कौन सी है? फर्स्ट एक्साइटेशन। ठीक है, पहली एक्साइटेशन जो होगी वो होगी P से D में। ठीक है, P से D में। तो जो फर्स्ट एक्साइटेशन की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। 3s2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, 3p का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? वो शिफ्ट हो जाएगा 3d में। ठीक है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट होगा? 3d में। ठीक है, ये तो होगी पहली एक्साइटेशन कंडीशन। अब फ्लोरीन के एटम कितने हैं? देखो, जैसे नंबर ऑफ साइड एटम्स बढ़ेंगे तो सेंट्रल एटम में रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा साइड एटम्स होंगे जितना ज़्यादा En का साइड एटम होगा, जितने ज़्यादा नंबर में साइड एटम्स प्रेजेंट होंगे ज़्यादा En के,
वो उतने ही सेंट्रल एटम के ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन शो करेंगे। जैसे PCl5 का एग्जांपल देखा, उसमें 5 क्लोरीन थे। अब यहाँ पे SF6 है, यानी कि 6 फ्लोरीन के एटम है, यानी कि और ज़्यादा EN एटम है और नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी ज़्यादा होंगी उनकी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3p के भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, पहली एक्साइटेशन एनर्जी में। और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में, सेकेंड एक्साइटेशन में 3s से 3d में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या यूँ कह लो एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। ये 3s का इलेक्ट्रॉन ये सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट होगा, 3d में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए सल्फर के, ठीक है। इन 6 ऑर्बिटल्स में आकर फ्लोरीन के एटम आकर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इन 6 ऑर्बिटल्स में आकर फ्लोरीन के एटम बॉन्ड बनाते हैं और जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, SF6, ठीक है। SF6 की जो ज्योमेट्री होती है वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, शेप को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि शेप और ज्योमेट्री की होती कैसी है, ठीक है। अभी तक हमने शेप और ज्योमेट्री की कोई डिटेल में बात नहीं करी। एक टेबल बनाएंगे, टेबल नहीं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर एक्साइटेशन कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन में तो 3p से 3d में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है और सेकेंड एक्साइटेशन में 3s से 3d में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 बार एक्साइटेशन हो रही है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था उसमें PCl5 में कितनी बार एक्साइटेशन हो रही थी, 1 बार एक्साइटेशन हो रही थी। अब उसी के बाद अगर सेकेंड एग्जाम्पल है वो है IF7, ठीक है। IF7 खुद ट्राई करो, इसमें कितनी बार एक्साइटेशन होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर 3 बार एक्साइटेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर 3 बार एक्साइटेशन हो रही होगी, ठीक है। तो अब ये तो हो गई एक्साइटेशन की बात, ठीक है।